सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस सेशन में। हाँ हाँ, आज हमारा जो लेक्चर रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 रहेगा। इससे पहले हमने जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 लेक्चर अपलोड कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन मैक्रो और माइक्रो के भी बारे में समझा था, और उसके बाद जो है हमने समझा नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को। और सेकंड वीडियो में हमने जाना क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। और उसके बाद जो है आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, यानी जो केन्स का थ्योरी है रोजगार का सिद्धांत और उत्पादन का सिद्धांत, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। केन्ज का एक महत्वपूर्ण थ्योरी दी थी केन्ज ने, केंजियन साइकोलॉजी लॉ ऑफ कंजप्शन, यानी कि केन्ज का जो एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट थ्योरी है वो बेस्ड है आपका केंजियन साइकोलॉजी लॉ ऑफ कंजप्शन पे, यानी उपभोग का केंजियन मनोवैज्ञानिक नियम। इसके बारे में समझते हैं। केंजियन साइकोलॉजी लॉ ऑफ कंजप्शन। केन्स का कहना है कि केंजियन साइकोलॉजी लॉ ऑफ कंजप्शन, यानी कि केन्स का जो आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कंजप्शन का, उसके बारे में केंज पुट्स फॉरवर्ड ए साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। केंज ने पुट करा था, फॉरवर्ड किया था ए साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन अकॉर्डिंग टू विच एज इनकम इंक्रीज कंजप्शन इंक्रीज बट नॉट बाय एज मच एज द इनकम इंक्रीज। यानी कि केंज का कहना है कि जैसे ही किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कंजप्शन इंक्रीज होती है, बट जिस अकॉर्डिंग से जो है आपका केन इनकम इंक्रीज होती है उसके अकॉर्डिंग जो है कंजप्शन इंक्रीज नहीं होती है। इन अदर वर्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन 1, यानी कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो होता है आपका लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। Keynes recognized that money subjective and objective factor including interest rate and wealth influence the level of consumption expenditure। यानी केन्स ने रिकॉग्नाइज किया था दैट जो मनी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट एंड वेल्थ जो है इन्फ्लुएंस करते हैं लेवल ऑफ कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर को। ही एम्फसाइज, उन्होंने जो एम्फसाइज किया था दैट इट इज द करंट लेवल ऑफ इनकम, उन्होंने जो है करंट लेवल ऑफ इनकम पे एम्फसाइज किया था on which the consumption spending of an individual and the society depends, यानी जिसमें जो है आपका एक सोसाइटी की इनकम डिपेंड करती है। करंट लेवल ऑफ इनकम पे उन्होंने एम्फसाइज किया था on which the consumption spending of an individual and the society depends। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि केन्स के अनुसार जो है आपका द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट कंजप्शन डिपेंड्स मेनली ऑन द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट इनकम, यानी कि जो आपका अमाउंट ऑफ एग्रीगेट कंजप्शन है वो डिपेंड करता है मेनली ऑन द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट इनकम। कुल उपभोग की मात्रा मुख्य रूप से कुल आय की मात्रा पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। दिस लॉ हैज 3 प्रपोजिशन, यानी इस लॉ के जो है 3 प्रपोजिशन है। पहला, व्हेन इनकम इंक्रीज, जैसे इनकम इंक्रीज होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बट लेस देन प्रोपोर्शनेटली, यानी कि जैसे इनकम इंक्रीज होगी, इनकम के इंक्रीज होने से जो है आपका कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, बट क्या होगा कि लेस देन प्रोपोर्शनेटली, जिस अनुपात से जो है आपका इनकम इंक्रीज होगी उस अनुपात से आपका कंजप्शन इंक्रीज नहीं होगी। एंड सेकंड है आपका इंक्रीज इन इनकम विल प्रोवाइड इनटू सेम प्रोपोर्शन बिटवीन सेविंग एंड कंजप्शन, यानी जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी विल प्रोवाइड करता है इनटू सेम प्रोपोर्शन बिटवीन सेविंग एंड कंजप्शन। थर्ड है आपका इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन बोथ कंजप्शन एंड सेविंग, यानी कि आय में वृद्धि से जो है आपका उपभोग और बचत दोनों में वृद्धि होगी। उसके बाद इन द लॉन्ग रन विद इंक्रीज इन इनकम, लॉन्ग रन में जैसे ही जो है इनकम इंक्रीज होगी
तो प्रोपोर्शनली टू कंज्यूम इज नॉट डिक्रीज, इट रिमेन कांस्टेंट। तो आपका जैसे ही लॉन्ग रन में क्या होता है कि इंक्रीज इन इनकम, इनकम के इंक्रीज होने से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इज नॉट डिक्रीज, इट इज रिमेन कांस्टेंट। तो यह जो है कांस्टेंट रहती है। एंड थर्ड है आपका, अगला है कि ही सजेस्टेड दैट कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स मेनली ऑन एब्सोल्यूट इनकम। जो कंजप्शन है वो डिपेंड करती है आपका एब्सोल्यूट इनकम पे ऑफ द करंट पीरियड, एब्सोल्यूट इनकम ऑफ द करंट पीरियड पे। दैट इज द कंजप्शन इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ करंट इनकम। इनकी जो आपका कंजप्शन है वो पॉजिटिव फंक्शन है एब्सोल्यूट लेवल ऑफ करंट इनकम की। केन्स पॉइंट आउट दैट कंजप्शन, केन्स ने पॉइंट आउट किया था दैट कंजप्शन एक्सपेंडिचर डज नॉट हैव प्रोपोर्शनल रिलेशन विद इनकम। केन्स ने पॉइंट आउट किया था कि जो कंजप्शन है वो एक्सपेंडिचर है वो डज नॉट हैव ए प्रोपोर्शनल रिलेशन विद इनकम। केन्स आर्ग्यूज दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो एपीसी होती है फॉल होती है एज इनकम इंक्रीज। जैसे ही आपका इनकम जो है इंक्रीज होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो इंक्रीज होती है। एंड द केन्स कंजप्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग फॉर्म। यानी कि जो केन्स का कंजप्शन फंक्शन है वो उसको इस प्रकार से जो है डिनोट किया जाता है, यानी C इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी, C इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी, जहाँ पे C जो है ये कांस्टेंट वेरिएबल को डिनोट करता है, कांस्टेंट को दिखाता है, और B भी जो है कांस्टेंट होता है, यह जो है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है MPC। वेयर C कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो C होता है ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर को डिनोट करता है। वाई डी इज द रियल डिस्पोजेबल इनकम विच इक्वल ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस टैक्स। ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी जो है वो दोनों कांस्टेंट हैं। वेयर ए इज द इंटरसेप्ट टर्म, ए क्या है आपका इंटरसेप्ट टर्म है। दस ए इज ऑटोनोमस कंजप्शन, ए जो है ऑटोनोमस कंजप्शन को डिनोट करता है। द पैरामीटर बी इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमशन, यानी कि जो बी है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिनोट करता है। उसके बाद अगला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, जहाँ पे डेल्टा C जो है चेंज इन कंजम्पशन को डिनोट करता है और डेल्टा वाई जो है चेंज इन इनकम को डिनोट करता है। ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड MPC लेस होता है आपका APC से। केन्स का कहना है कि ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से लेस होता है। दिस इज बिकॉज एज इनकम राइज, जैसे ही इनकम राइज होता है कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली, तो कंजप्शन जो है प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होता है। एज इनकम फॉल्स, जैसे ही इनकम फॉल्स होती है कंजप्शन डज नॉट फॉल प्रोपोर्शनली एज डिपेंड एज पीपल सीक टू प्रोटेक्ट दियर अर्लियर कंजप्शन स्टैंडर्ड, यानी कि वो पीपल क्या करते हैं कि सीक करते हैं टू प्रोटेक्ट दियर अर्लियर कंजप्शन स्टैंडर्ड, यानी कि अपने प्रीवियस ईयर के प्रीवियस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं। द कंजप्शन ऑफ डिमिनिशिंग एवरेज प्रोपेंसिटी, द assumption of diminishing average propensity to consume is significant part of Keynesian theory of income and employment, यानी कि डिमिनिशिंग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट है आपका केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। दिस इम्प्लाइज, जो यह इम्प्लाई करता है दैट एज इनकम इंक्रीज, जैसे ही इनकम जो है इंक्रीज होता है ए प्रोग्रेसिवली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम वुड बी सेव्ड, जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो प्रोग्रेसिवली लार्ज प्रोपोर्शन, जो लार्ज प्रोपोर्शन होगा आपका इनकम का उसको सेव किया जाता है, वुड बी सेव्ड। And on the basis of this increasing portion, अगला है on the basis of this increasing proportion of saving with the increase
इन इनकम, जैसे ही इंक्रीज होता है आपका इनकम, and consequently the emergence of the problem of demand deficiency. Some Keynesian economist, कुछ Keynesian economist का कहना है कि based the theory of secular stagnation on the declining proportionality to consume, secular stagnation on the declining propensity to consume, in the long run increase in the saving and decrease in investment called secular stagnation. यानी कि लॉन्ग रन में जैसे ही क्या होता है कि इंक्रीज होता है इन सेविंग एंड डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो वो आपका सेकुलर स्टैग्नेशन कहलाएगा। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं, यानी उपभोग फलन की, जो केन्स ने दिया था। तो प्रोपेंसिटी यानी जो प्रवृत्तियां होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उपभोग करने की प्रवृत्ति, एंड प्रोपेंसिटी टू सेव बचत करने की प्रवृत्ति। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर बात करें, यह भी जो है टू पार्ट का में होता है, दो पार्ट तरीके से होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे जो है एपीसी के नाम से जाना जाता है। एपीसी इक्वल टू होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू होता है कंजप्शन माइनस अपॉन इनकम करेंगे तो हमें जो है एपीसी मिल जाता है। उसके बाद दूसरा आता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इससे जो है हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिलता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव भी जो है दो टाइप का होता है, टू टाइप से होते हैं। पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस का फॉर्मूला होता है आपका एस अपॉन वाई और आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एपीसी समझते हैं, एपीसी और एमपीसी के बारे में। एपीसी इज द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। एपीसी जो है वो रेशियो है आपका कंजप्शन एंड इनकम के, यानी कि एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, एंड कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड विथ इनकम। यानी जो कंजप्शन होता है या खपत होती है वो इनकम के साथ जो है पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। एंड एज इनकम इंक्रीज एपीसी फॉल, यानी कि जैसे ही किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो फॉल होता है। एंड सेकंड है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। यानी कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यानी कि जहाँ पे डेल्टा सी डिनोट करता है आपका चेंज इन कंजम्पशन को, एंड डेल्टा वाई जो डिनोट करता है वो करता है आपका चेंज इन इनकम को। एमपीसी इज कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। यानी कि जो एमपीसी होती है वो कॉन्स्टेंट होती है इज एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, यानी इनकम के हर स्तर पर जो है जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। उस जो एक क्या कहते हैं टेबल के थ्रू समझते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। सिचुएशन वन में क्या होगा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर है 1 से। जैसे इनकम किसी कंज्यूमर की जीरो इनकम थी तो वो कंजप्शन कर रहा था आपका 20 के बराबर, तो उस समय जो है उसका जो कंजप्शन होगा वो होगा आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो होगा 20 के बराबर। जैसे ही किसी
कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई, कंज्यूमर के इनकम के इंक्रीज होने से जो है अब 50 इनकम होगी, तो वो जो कंजप्शन उसका इंक्रीज हुआ 60 हो गया, यानी कि 40 इंक्रीज हो गया, और जो उसका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकला 1.2। जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई 100 के बराबर, तो कंजम्पशन 100 हो गया, 100 इक्वल टू 1 के बराबर। 150 में जो है उसका जो कंजम्पशन था 140 के बराबर। अगर 140 और 150 डिवाइड करेंगे तो 0.933, यानी इन सिचुएशन 1 यानी एपीसी ग्रेटर 1 और एपीसी इक्वल टू 1 और एपीसी लेस देन 1, तीन सिचुएशन हो सकते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। या तो वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या इक्वल टू 1 के बराबर हो सकता है, या लेस देन 1 के बराबर हो सकता है। और उसके बाद जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कर्व होता है वो होता है आपका अपवर्ड स्लोपिंग। इस प्रकार से जैसे जैसे जो है आपका इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो है कंजप्शन भी इंक्रीज होती जाती है। और इनकम जो है, इनकम वो इस प्रकार से होता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पे जो है आपका इनकम और कंजप्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद अगला है आपका प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव जो है दो टाइप के होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस की बात करते हैं, इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम, यानी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है वो आपका सेविंग और इनकम का रेशियो को डिनोट करता है। यानी एपीएस इक्वल टू होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू होता है आपका सेविंग डिवाइड बाय इनकम करेंगे तो हमें जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव प्राप्त हो जाएगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला दूसरा होता है एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी करेंगे तो इस फॉर्मूले से भी जो है हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मिल जाएगी। सेविंग इज पॉजिटिवली रिलेटेड विथ इनकम, यानी जो सेविंग होता है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होता है इनकम के साथ। एज इनकम इंक्रीज एपीसी एपीएस इंक्रीज, यानी कि जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद अगला बात करते हैं हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम, यानी कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है वो रेशियो है आपका चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। यानी कि एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई करेंगे तो हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मिल जाएगा। और उसके बाद एमपीएस की बात करते हैं तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने का दूसरा जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीसी। इस फॉर्मूले से भी जो है हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को निकालते हैं। एमपीएस इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, जिस तरह से जो है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनकम के ऑल लेवल पे कांस्टेंट रहता है, उसी प्रकार जो है आपका एमपीएस भी जो है इनकम के ऑल लेवल पे कांस्टेंट रहता है। उसके बाद उपभोग फलन सैद्धांतिक यानी कंजप्शन फंक्शन थ्योरेटिकल की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, द कंजप्शन फंक्शन स्टेट दैट एग्रीगेट रियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, द consumption function states that aggregate real consumption expenditure of an economy is a function of real national income, यानी जो आपका उपभोग फलन बताता है कि किसी अर्थव्यवस्था का कुल वास्तविक उपभोग व्यय वास्तविक राष्ट्रीय आय का फलन है। यानी रियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी इज ए फंक्शन ऑफ रियल नेशनल इनकम। कंजप्शन फंक्शन क्या है आपका?
The consumption function said that real consumption expenditure on an economy is a function of real national income. This is called the Keynesian consumption function. This is called the Keynesian consumption function. यह जो है आपका Keynesian function कहलाता है. The classical economist का कहना है used to argue that consumption was a function of the rate of interest. The consumption was a function of the rate of interest such that as the rate of interest increase, जैसे जो है rate of interest increase होता है, the consumption expenditure decrease and vice versa. तो वैसे क्या होता है कि जो consumption expenditure होता है वो decrease होता है and vice versa होता है. उसके बाद अगला है केन्स स्टेटेड दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट में द सम इन्फ्लुएंस. केन्स स्टेट करता है दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट में हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन कंजप्शन बट द रियल इनकम वाज द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजप्शन. दो रियल इनकम है वो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन होता है आपका कंजप्शन का. The aggregate consumption function state that the real consumption is a function of real income. यानी कि उनका कहना है कि जो रियल कंजप्शन होता है, रियल कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ रियल इनकम. कंजप्शन फंक्शन कैन बी रिटन एज C इक्वल टू सी वाई. यानी कि कंजप्शन फंक्शन को C इक्वल टू सी वाई के थ्रू डिनोट किया जाता है. वेयर C इज रियल कंजप्शन, जहाँ पे जो है C जो है आपका रियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड Y इज रियल नेशनल इनकम को डिनोट करता है. दिस इज द केंजियन कंजप्शन फंक्शन. यह जो है आपका केंजियन कंजप्शन फंक्शन है, short run consumption function. The straight line consumption function has a constant slope of at all points. The APC average propensity to consume decrease as income increase. यानी average propensity to consume जो है जैसे किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, इनकम के इंक्रीज होने से जो है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है. According to Keynes, the consumption function must possess the following characteristics. यानी कीन्स के अनुसार जो है उपभोग फलन में निम्नलिखित विशेषताएं होना चाहिए. तो समझते हैं कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू केन्स के अनुसार जो है. एग्रीगेट रियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ए स्टेबल फंक्शन ऑफ रियल इनकम. केन्स का कहना है कि जो एग्रीगेट रियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इज ए स्टेबल फंक्शन ऑफ रियल इनकम. यह जो है स्टेबल फंक्शन है आपका रियल इनकम का. द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी जो MPC है और द स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन डिफाइन एज डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 1 के बीच. यानी कि जो आपका MPC की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है. एंड थर्ड है आपका द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी APC और द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजप्शन डिफाइंड एज C अपॉन Y शुड बी डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज. यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है, इनकम के इंक्रीज होने से जो है वो डिक्रीज हो जाती है. व्हेन एवरेज फॉल मार्जिनल इज बिलो एवरेज. Thus, when the average propensity to consume fall, the marginal propensity to consume must be lower than the APC. यानी कि जैसे ही जो है क्या होता है, when the average propensity to consume fall होती है, the marginal propensity to consume must be lower than the APC. जैसे ही जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल होती है तो आपका जो MPC होता है वो लोअर होता है आपका APC से. द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC इटसेल्फ प्रोबेबल डिक्रीज ऑन रिमेन कांस्टेंट एज इनकम इंक्रीज. यानी कि आपका जो MPC है वो प्रोबेबली डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट एज इनकम इंक्रीज. जैसे इनकम के इंक्रीज होती है वो डिक्रीज भी हो सकती है, रिमेन कांस्टेंट भी हो सकती है. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है दो टाइप का होता है.
एक तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ कंजप्शन बाय द टोटल इनकम, and MPC is calculated by dividing the amount of change in consumption by the change in total income, यानी MPC इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। इसको एक टेबल से समझते हैं। एज इनकम इंक्रीज एपीसी डिक्रीज, जैसे इनकम को इंक्रीज होती है एपीसी जो है डिक्रीज होती है। इनकम इंक्रीज मोर देन कंजप्शन, इनकम जो है इंक्रीज होती है आपका मोर देन कंजप्शन। एमपीसी वुड रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल इनकम, एमपीसी जो है रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। इन द शॉर्ट रन एपीसी ग्रेटर होता है आपका एमपीसी से, इन द लॉन्ग रन एपीसी इक्वल टू एमपीसी। शॉर्ट रन में क्या होता है, एपीसी ग्रेटर होता है आपका एमपीसी से, एंड लॉन्ग रन में एपीसी इक्वल टू एमपीसी हो जाते हैं। केन्स इज कंसर्न विद प्राइमरी विद द एमपीसी फॉर एनालिसिस शॉर्ट टर्म। केन्स ने जो है एमपीसी को एनालिसिस किया था आपका शॉर्ट टर्म में। एंड एपीसी इज यूजफुल फॉर लॉन्ग रन एनालिसिस, एपीसी जो है यूजफुल होता है फॉर लॉन्ग रन एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू केन्स एमपीसी इज मोर प्रोमिनेंस, एमपीसी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मोर प्रोमिनेंस होती है। उसके बाद इन केन्जियन एनालिसिस एमपीसी एंड एमपीएस आर ऑलवेज कांस्टेंट। केन्स के एनालिसिस में जो एमपीसी और एमपीएस होता है, एमपीसी एंड एमपीएस ऑलवेज कांस्टेंट। एमपीसी फॉलोइंग द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, एमपीसी जो है फिलिंग द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन थ्रू प्लान इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेन द लेवल ऑफ इनकम। जो एमपीसी होता है वो फिल करता है आपका गैप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन थ्रू प्लान इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द लेवल ऑफ इनकम के थ्रू। व्हेन इनकम इंक्रीज देन एपीसी फॉल बट मोर देन एमपीसी। जैसे इनकम के इंक्रीज होने से जो है एपीसी फॉल होता है, लेकिन वो जो है मोर होता है आपका एमपीसी से। अपोजिट व्हेन इनकम फॉल द एपीसी इंक्रीज, जैसे इनकम इंक्रीज होती है एपीसी इंक्रीज होती है बट स्टिल मोर देन एमपीसी, तो उस केस में भी जो है ये क्या होती है एमपीसी से अधिक होती है। इन द लॉन्ग रन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डज नॉट फॉल विथ इंक्रीज इन इनकम, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट इन लॉन्ग रन। द लॉन्ग रन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डज नॉट फॉल विथ इंक्रीज इन इनकम, यानी कि वो जो है फॉल नहीं करते हैं लॉन्ग रन में एपीसी और एमपीसी। उसके बाद शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। अब बात करते हैं आपका शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन की। इन शॉर्ट रन कंजप्शन, शॉर्ट रन में क्या होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन लीनियर एंड नॉन लीनियर, यानी कि शॉर्ट रन में जो कंजप्शन फंक्शन है वो या तो लीनियर हो सकता है या नॉन प्रोपोर्शन भी हो सकता है। इन शॉर्ट रन कंजप्शन कर्व नॉट स्टार्ट विद ओरिजिन, यानी कि शॉर्ट रन में क्या होता है कि जो कंजप्शन कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि जहां पे जो है एक्स एक्स पे नेशनल डिस्पोजल इनकम को डिनोट किया गया है और आपका वाई पे जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर को डिनोट किया गया है, और जेड जो है वो इनकम लेवल को डिनोट करता है, और सी जो है वो कंजप्शन को, यानी कि सी जो है ओरिजिन से नहीं निकल रही है। शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन राइट एज सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, यानी जो ये C इक्वल टू ए प्लस बी वाई है, यह जो है शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन को डिनोट करता है। शॉर्ट रन इज कंस्टिट्यूट विद ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस एमपीसी, यानी B जो है आपका वो एमपीसी को डिनोट करता है। उसके बाद लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन, दीर्घकालीन कंजप्शन फंक्शन की बात करें, लॉन्ग रन में क्या होता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। इन लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन इज लीनियर एंड प्रोपोर्शन, तो लॉन्ग रन में कंजप्शन फंक्शन क्या होता है लीनियर एंड प्रोपोर्शन होता है। इन लॉन्ग रन कंजप्शन कर्व स्टार्ट विथ ओरिजिन, तो लॉन्ग रन में जो है जो कंजप्शन कर्व होता है वो स्टार्ट होता है विथ ओरिजिन से। लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन राइट एज सी इक्वल टू बी वाई,
जो लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन है उसको C इक्वल टू बी वाई से राइट किया जाता है। लॉन्ग रन इज कंस्टिट्यूट विथ ओनली एमपीसी, यानी कि लॉन्ग रन में जो है सिर्फ कंस्टिट्यूट किया जाता है आपका एमपीसी को। उसके बाद केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का जो केंज का सिद्धांत है इसके बारे में जान लेते हैं। एज पर केंज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी केंज के थ्योरी के एम्प्लॉयमेंट के अनुसार जो है, एज पर केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इफेक्टिव डिमांड सिग्निफिकेंट द मनी स्पेंड ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एंड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अनुसार जो इफेक्टिव डिमांड होती है वो सिग्निफाई करती है द मनी स्पेंड ऑन द मनी को स्पेंड ऑन द कंजप्शन गुड एंड सर्विस एंड ऑन इन्वेस्टमेंट पे। द टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द नेशनल इनकम विच इज इक्विवेलेंट द नेशनल इनकम आउटपुट। देयरफॉर इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, यानी कि इफेक्टिव डिमांड जो है वो इक्वल होती है आपका टू टोटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। द केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ द शॉर्ट रन, यानी कि जो केंज का थ्योरी है, केंज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो बेस्ड है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम से। According to Keynes, level of employment is depend on national income and output. केन्स के अनुसार जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी रोजगार का स्तर है, वो डिपेंड करता है ऑन नेशनल इनकम एंड आउटपुट पे। केन्स एडवोकेटेड दैट इफ देयर इज एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, केन्स एडवोकेट करते हैं, केन्स ने वकालत की या एडवोकेटेड दैट इफ देयर इज एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम देयर वुड बी एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा। Therefore, Keynes theory of employment, जो केन्स का थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, is also known as theory of employment determination and theory of income determination, यानी इसलिए रोजगार के केन्सी सिद्धांत को रोजगार निर्धारण के सिद्धांत और आय निर्धारण के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, यानी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन एंड थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड की। केन्स बोरो कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड फ्रॉम माल्थस, केनी ने जो इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट बोरो किया था वो किया था आपका माल्थस से। केन्स यूज टू की टर्म्स, केन्स ने यूज किया था कुछ की टर्म है, नेमली एग्रीगेट डिमांड प्राइस एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस फॉर डिटरमाइनिंग इफेक्टिव डिमांड, यानी केन्स ने जो है इफेक्टिव डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए एग्रीगेट डिमांड प्राइस एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को आपका यूज किया था। उसके बाद विच फर्दर हेल्प इन एस्टिमेटिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो हेल्प करता है फर्दर एस्टिमेटिंग, विच फर्दर help in estimating the level of employment of an economy at particular period of time, जो help करता है आपका estimate करने के लिए level of employment of an economy at a particular period of time. The level of employment can be determined, जो level of employment होता है वो determine किया जाता है with the help of aggregate supply price and aggregate demand price. The effective demand can be expressed as follow, जो effective demand है उसको follow किया जाता है। The effective demand can be expressed as follow, effective demand equal to national income equal to national output, यानी जो आपका इफेक्टिव डिमांड होता है वो इक्वल टू होता है आपका नेशनल इनकम के, इक्वल टू होता है नेशनल आउटपुट के। देयरफॉर इफेक्टिव डिमांड affects the employment level of a country, national income and national output. This theory applicable in capitalist economy, यानी यह जो थ्योरी है ये applicable होती है इन capitalist economy है।
Effective demand means total demand for goods and services at various level of employment. Effective demand क्या है? Means total demand for goods and service various level of employment. Different level of employment represent different level of effective demand. यानी different level of employment जो represent करता है आपका different level of effective demand को. At the level where aggregate demand equal to aggregate supply equal to each other called इफेक्टिव डिमांड. यानी जहाँ पे जो है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं उसे ही जो है आपका इफेक्टिव डिमांड कहते हैं. अकॉर्डिंग टू केन्स लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड बाय इफेक्टिव डिमांड. यानी केन्स के अनुसार जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जो डिटरमाइन किया जाता है वो किया जाता है इफेक्टिव डिमांड के थ्रू. उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई प्राइस की बात करें. In simpler word, aggregate supply price is the cost of production of product and service at a particular level of employment. It is the total amount of money paid by organization to the different factor of production involved the production of output. यानी यह जो है टोटल अमाउंट ऑफ मनी है पेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट. दस द स्लोप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई प्राइस कर्व वुड बी अपवर्ड टू द राइट. यानी इस प्रकार जो कुल आपूर्ति मूल्य वक्र का ढलान जो है ऊपर की ओर दाईं ओर रहेगा. एग्रीगेट डिमांड प्राइस की बात करें. Aggregate demand price is the total amount. Aggregate demand price is the total amount of money that an organization expect to receive from the sale of output produced by a specific number of workers. On the other hand, in other words, the aggregate demand price signifies the expected sale received by the organization by employing a specific number of workers. यानी जो आपका एग्रीगेट डिमांड प्राइस है वो इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी को डिनोट करता है दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ